सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम एक बार फिर आगामी सीटेट परीक्षा के संदर्भ में प्रैक्टिस सेट लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जिसमें जो संभावित प्रश्न हैं, जो कि हमारे कुछ टॉपिक वाइज प्रश्न रखे गए हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट में, उसका हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आपके लिए कुछ गत वर्ष के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करा दिए गए हैं, जिसमें 2011 और 12 का सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस साथ साथ ही उसकी हमारी जो पीडीएफ है वो आपके लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई है। तो उसी क्रम में आज आपके समक्ष जो ये सेट होगा, इसकी पीडीएफ भी आपके लिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जो भी प्यारे साथी यदि चैनल पे नए हो, चैनल को अब तो सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, व टेलीग्राम से जुड़ जाएं वो, जिससे कि उनके लिए पीडीएफ मिलती रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स का, जिसमें कि आपके एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको इसमें शामिल किया गया है कि इस आधार पर प्रश्न हमारे आते रहे हैं व भविष्य में भी आ सकते हैं। तो उस संभावित प्रश्नों की एक सीरीज़ बना के तैयार की गई है, जो कि आपके लिए यहाँ कराई जा रही है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिया है। ये कहता है कि थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। थॉर्नडाइक महोदय, जिनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, कह रहा है उनके सिद्धांत में इन निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो सीखने में महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए दिया क्या, क्रिया प्रसूत व्यवहार, बी अंतर्नोद, सी अभिप्रेरक, डी उद्दीपक। अब एक एक करके समझिए सभी के लिए। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो है वो हमारा जो पावलोव महोदय थे, पावलोव का क्लासिकल कंडीशनल जो थ्योरी है उस सिद्धांत से लिया गया है ये शब्द। जबकि दूसरा हमारा क्या दिया है, अंतर्नोद। तो देखिए, अंतर्नोद का अर्थ क्या होता है। अंतर्नोद का अर्थ होता है चालक, या जो गतिमान करे, या जो चलाए, या जो ड्राइव करे। तो जब तक हमारे अंदर चालक अंतर्नोद या प्रणोद नहीं होगा, मतलब ड्राइव नहीं होगा, ड्राइवर नहीं होगा, तब तक क्या हम चल सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अर्थात ये भी आवश्यक है। तो हमें बताना है जो नहीं है। सी दिया है अभिप्रेरक। जब तक हम नहीं होंगे प्रेरित, तब तक क्या हम किसी काम को कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें ज़रूरी है क्या, मोटिवेशन, अर्थात यह भी आवश्यक है। डी क्या है, उद्दीपक। उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। तो जब तक नहीं होगा हमारे समक्ष कोई भी उद्दीपक या स्टिमुलस, तब तक क्या हम कोई रिस्पॉन्स करेंगे या अनुक्रिया करेंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। अर्थात चालक, प्रेरित या प्रेरक व उद्दीपक, ये तीनों होते हैं आवश्यक। किस काम के लिए? सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए। जबकि थॉर्नडाइक के सिद्धांत में नहीं होता क्या, क्रिया प्रसूत। अर्थात यही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये है किस में? तो क्रिया प्रसूत आता है हमारे केस में पावलोव के सिद्धांत में। जो पावलोव महोदय ने सिद्धांत दिया, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनल जो थ्योरी दी थी, कि जिसमें कंडीशनल रिस्पॉन्स से कंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल क्या कराया, रिस्पॉन्स कराया। अर्थात एक अस्वाभाविक उद्दीपक से, जिसमें क्या रखा गया था, घंटी रखी गई थी, कि बार बार प्रतिक्रिया करा के उस घंटी से भी क्या आने लगी, कुत्ते के मुंह में लार आने लगी थी, जो कि कैसी थी, स्वाभाविक थी। तो जो घंटी थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, और जो लार आना क्या था, वो स्वाभाविक अनुक्रिया थी। तो कंडीशनल स्टिमुलस से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्रिएट कराना क्या कराया था, पावलोव महोदय ने कराया था। तो ये जो वर्ड दिया है क्रिया प्रसूत, ये किसका है? ये पावलोव महोदय जी का है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समक्ष दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियमों में शामिल नहीं है। अब पहले समझते हैं कि गौड़ क्या है और प्राथमिक क्या है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब प्राथमिक और द्वितीयक, ये दो प्रकार के थॉर्नडाइक ने नियम दिए, जिसमें हमारे प्राइमरी 3 थे और गौड़ 5 थे। और यदि हम कुल की बात करें तो कुल इनको ऐड कर दे तो हमारा कितना, ये कुल मिलाकर 8 नियम दिए इन्होंने। ठीक, जिसमें जो दूसरे नंबर पे हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, हम गौड़ नियम के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम गौड़ नियम बोलते हैं, इनको
प्राथमिक नियम बोलते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए ऑप्शन कह रहा है सादृश्यता का नियम, बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी आंशिक क्रिया का नियम मतलब पार्शियल रिस्पॉन्स, डी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये हमारा स्किनर के सिद्धांत से लिया गया है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी, कि ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है ये थॉर्नडाइक के गौण नियमों में शामिल नहीं है, ये है स्किनर वाले सिद्धांत से लिया गया है हमारा, जिसने प्रयोग किस पे किया था, तो चूहे पे किया था, और उसमें कैसा था, वो एक्टिव था, जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें क्या था, चूहा सक्रिय अवस्था या एक्टिव स्टेज में हमारा था उसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया थर्ड क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं के बीच की संगति है। अधिगम जो होता है वो किन दो के बीच में होता है, तो देखिए होता कैसे है, तो आपके लिए कोई दिया होता है स्टिमुलस, और आप इस स्टिमुलस को देखकर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। तो इन दोनों के बीच में ही होती है हमारी लर्निंग, अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस है, वही हमारा क्या है, उसी में होता है लर्निंग या अधिगम होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका, कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में ही क्या होता है, हमारा अधिगम होता है या लर्निंग होती है। ठीक, कि किसी स्टिमुलस को देखकर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, उस रिस्पॉन्स में जो व्यवहार करते हैं प्रदर्शन, उस व्यवहार के द्वारा ही हम क्या होता है, कुछ ना कुछ वहाँ से ग्रहण करते हैं, सीखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट दिया है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया। तो थॉर्नडाइक महोदय ने सबसे प्रसिद्ध जो उनका सिद्धांत है उसकी पहचान है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। कि बच्चा, इनका मानना ये था थॉर्नडाइक महोदय का, कि एक बच्चा, चूँकि ये व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवादियों का मानना ये था कि अधिगम अचानक नहीं होता, अधिगम में व्यक्ति या बच्चा बार बार करता है अपने व्यवहारों का प्रदर्शन, और वो सीखने के समय या लर्निंग के टाइम बार बार क्या करता है, ट्रायल करता है या प्रयास करता है, और इन प्रयासों के दौरान उससे होती हैं गलतियां, मतलब एरर आते हैं, जिसको नाम दिया गया त्रुटि का, और इसके बाद तब जाके वह कहीं फाइनली सीख पाता है या उसका अधिगम हो पाता है। तो ये मानना था कि इसका थॉर्नडाइक महोदय का। फिर समझिए, ये व्यवहारवादी हैं और व्यवहारवादियों का मानना ये था कि अधिगम अचानक नहीं, धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर के बेस्ड पे होता है हमारा, कि त्रुटि एवं प्रयास, गलतियां कर करके बच्चा सीखता है, ऐसा मानना है हमारा व्यवहारवादियों का। जिसमें प्रमुख हमारे कौन से आते हैं, तो सबसे प्रमुख जो नाम आता है वो थॉर्नडाइक महोदय का आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आप ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन बी ही दिया है, अगर अधिगम के प्रयास एवं भूल, भाई भूल या त्रुटि कहें, प्रयास एवं भूल, तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके लिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपके लिए, क्या निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपके लिए कि थॉर्नडाइक ने कुल मिला के 8 नियम दिए, जिसमें 3 नियम उसके प्राथमिक थे, 5 नियम उसके कैसे थे, हमारे उसके गौण नियम थे। तो ये कह रहा है कि प्राथमिक नियमों में कौन कौन से हैं, लेकिन एक नहीं है हमारा, जिसमें से हमारा देखिए ऑप्शन ए दिया है, कह रहा साहचर्य स्थानांतरण का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी प्रभाव का नियम, और डी तत्परता का नियम। तो सी, डी एंड बी ये तीनों उसके मुख्य प्राथमिक नियमों से जाने जाते हैं। इसमें क्या है, अभ्यास का नियम, जबकि ए ऑप्शन क्या है, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। आप चारों नियमों की व्याख्या समझिए। ये दिया है साहचर्य, ऑप्शन हमारा यही सही होगा, लेकिन साहचर्य स्थानांतरण क्या कहता है, ये कहता है कि एक प्लेस पर हुआ अधिगम दूसरे या अनोदर प्लेस पर क्या करता है, उसकी
हेल्प करता है, जिसको बोलते हैं हम साहचर्य स्थानांतरण, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये अधिगम का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है, लर्निंग का ट्रांसफ़र होती है हमारा। मीन्स कि अगर हम एक क्षेत्र में यदि हमने कुछ कौशल अर्जित किए हैं, उन कौशलों का, स्किल्स का हम दूसरे फील्ड में क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने बाइक चलाना सीखी, ठीक है, बाइक को ड्राइव करना सीखा। अब वह चाहे बाइक कोई भी हो आपके पास, आपने एक बार बाइक ड्राइव करना सीख ली, तो आपके लिए अब कोई दूसरी बाइक अगर आप सीखेंगे, ड्राइव करेंगे, तो आपको सीखना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो ये एक प्लेस का था जिसको हमने प्रयोग कहाँ किया? दूसरे प्लेस पर। ठीक है, इसको बोलते हैं साहचर्य स्थानांतरण का नियम, कि एक स्थान का अधिगम दूसरे स्थान पर क्या करता है? सहायता करता है या सहायता करने की कोशिश करता है। आई होप आपको समझ आया होगा। सेकंड ऑप्शन दिया है इसका, सेकंड क्या है? अभ्यास का नियम। ये यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं। सेकंड जो ऑप्शन दिया है, अभ्यास का नियम, ऑप्शन तुम्हारा ये एक ऑलरेडी राइट है ही, बस ये है कि हम समझ लेते हैं चारों विकल्पों के लिए। तो ऑप्शन बी ये कहता है अभ्यास का नियम क्या कह रहा है? अभ्यास का नियम का अर्थ ये था कि यदि हम बार बार किसी काम का क्या करें? अभ्यास करें, तो हम उसमें और हो जाते हैं निपुण। कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, मतलब यदि लगातार हम अभ्यास करते जाएं तो हम उस क्षेत्र में निपुण हो जाते हैं या अच्छे कौशल अर्जित कर लेते हैं। सी, प्रभाव का नियम, यदि हमारे अभ्यासों से या हमारे किए गए प्रयासों से हमें मिलता है उसका पॉजिटिव फीडबैक, यदि सकारात्मक हमारे लिए मिलता है उसका प्रदर्शन या उसका परिणाम, तब तो हम क्या होते हैं? प्रभावित। लेकिन यदि हमारे लिए कैसा मिले? हमें मिले नेगेटिव रिस्पॉन्स उसका, इस कंडीशन में भी हम प्रभावित होते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है, यदि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, फीडबैक आया, तब तो हम उस क्रिया को बार बार करेंगे या उसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे। बट अगर आता है आपका निगेटिव उसका रिजल्ट या फीडबैक, इस कंडीशन में हम उसको नहीं दोहराते। ये कहता है प्रभाव का नियम हमारा। नेक्स्ट क्या दिया है? तत्परता का नियम, डी। तत्पर, तत्पर का अर्थ ये होता है कि जब तक हम किसी अधिगम को करने के लिए ना हो तत्पर, मतलब जिज्ञासु या करने की ना हो इच्छा, तब तक हम किसी काम को नहीं कर सकते। तो ये कहता है तत्परता का नियम। फिर समझिए कि अभ्यास का नियम कहता है कि बार बार यदि किसी क्रिया को किया जाए तो हम उसमें पहले से और उत्तम या और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं या हम उससे और अच्छा सीख सकते हैं। प्रभाव का नियम कहता है कि यदि हमारे द्वारा किए गए प्रयासों से जो रिजल्ट आया वो यदि पॉजिटिव आता है, मतलब जो हम चाहते थे, तब तो हम उसे बार बार करेंगे। और यदि रिजल्ट कैसा आता है? निगेटिव आता है, तब उसको नहीं दोहराएंगे। ठीक। डी कहता है कि हम किसी भी काम को करने के लिए या हम तभी करेंगे जब हम उसे तत्पर होंगे करने के लिए, मतलब सीखने के लिए जिज्ञासु होंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। जो राइट विकल्प हमारा कौन सा था? ए हमारा जो है वो गौण नियमों में आता है। जो इसमें दिया है वो गौण नियम है, जबकि ये तीनों हमारे प्राथमिक नियम है। आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए दिया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ में रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। अब क्वेश्चन का सिंपल लैंग्वेज में उसका मीन समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक लड़की क्या करती है, जब विद्यालय से आती है तो वो प्रतिदिन क्या करती थी? कोट उतारा और फर्श पर फेंक दिया। उसकी माँ ने कहा कि इस कोट को बाहर जाकर खूंटी पर टांग दिया करो या टांगा करो।
अब अगली बार जब बच्चे वो घर में आती है लड़की, तो क्या करती है, अपनी माँ के द्वारा कही हुई बात को फॉलो करती है और खुंटी पर जाकर कोट को टांग देती है। कह रहा है यह उदाहरण है किसका? ए ऑप्शन श्रृंखलागत अधिगम का, बी उद्दीपन अनुक्रिया का। जी बिल्कुल, ये किसका है? उद्दीपन अनुक्रिया का। माँ ने देखा उसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स को कि ये कोट फेंक देती है, ठीक, उन्होंने उसके समक्ष प्रस्तुत किया स्टिमुलस, कौन? खुट्टी, कि इस खुट्टी पे क्या करे, वो इस कोट को टांग दिया करे, और उसने अगली बार उसी के लिए क्या किया? फॉलो किया। आई होप आपको समझ आया होगा कि सामने उद्दीपक होकर जो अनुक्रिया होगी वो उसी के सापेक्ष होगी हमारी, ये उसी दिशा में होगी। अब तक हो सकता है उस बच्ची ने खुट्टी का ध्यान ना दिया हो, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे इंडिकेट किया कि कोट खुंटी पर टांगा करो, तो उसने क्या किया? इसे फॉलो किया और कोट के लिए अगली बार खुंटी पर ही टांगा हमारा। क्लियर? तो जो राइट ऑप्शन होगा हमारा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन समझिए आप सही से, पहले मीनिंग समझते हैं इस क्वेश्चन का। क्या कहता है? कह रहा है एक बच्चा जिसने अतीत का मतलब पास्ट में जो कुछ लर्निंग की थी, ठीक है, उसे प्रेजेंट में क्या करता है? उसे यूज़ कर लेता है या उसकी हेल्प से वर्क करता है, रिस्पॉन्स करता है। कह रहा है ये किससे संबंधित है? ऑप्शन सीखने का प्रभाव का नियम, बी सीखने की प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सी सीखने की तत्परता का नियम, डी सीखने की सादृश्यता का नियम। ऑप्शन डी क्या कहता है? सीखने की सादृश्यता का अर्थ ही यही होता है कि पुरानी परिस्थिति या पास्ट में जो हमने सीखा था उसको हम किस में प्रयोग कर लें? नवीन परिस्थिति में प्रयोग कर लेना ही क्या कहलाता है? सादृश्यता का नियम कहलाता है। तो जो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, कोई शिक्षार्थी हैं वो तब तक नहीं सीखते हैं जब तक क्या? ऑप्शन ए ऑप्शन ये आपके समक्ष कह रहा है उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए, बी उन्हें ये पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, सी वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है कि ये तब तक अधिगम नहीं करेगा बच्चा या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब तक कि क्या होगा? वो तत्पर नहीं होगा, सीखने के लिए जिज्ञासु नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। 9 क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, मैंने आपको बताया था जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दी है? तो पावलोव ने दी थी। और पावलोव ने क्या कराया था कि क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी में, फिर समझिए आप, ये पावलोव का जो सिद्धांत है उसकी बात की जा रही है। इन्होंने क्या किया था कि एक कुत्ते को इस प्रकार से उसे एक पिंजड़े में बंद किया और उसकी जो लार ग्रंथि थी, ठीक, उस ग्लैंड के लिए ट्यूब के थ्रू एक पैकेट में सेट कर दिया कि जिससे अगर जो भी लार आएगी वो लार क्या होगी? उस पैकेट में स्टोर होती रहेगी। अब उन्होंने किया क्या कि जो कुत्ता था उसके सामने उसे दिखाया भोजन, ठीक, उधर भोजन दिखाया और इधर क्या आ गई? लार आई। यह उन्होंने 1-2 बार किया। इसके बाद क्या किया उन्होंने कि भोजन से जस्ट पहले क्या बजाई एक घंटी बजाई और फिर भोजन दिखाया। ऐसा करने पर जब ये बार बार दोहराया गया, ठीक, अब चूंकि लार कैसी प्रक्रिया है? तो लार आना ये है स्वाभाविक प्रक्रिया, ठीक है, और ये उद्दीपक कैसा है? तो ये भी हमारा कैसा है? स्वाभाविक। लेकिन घंटी कैसा उद्दीपक है? तो घंटी है भाई अस्वाभाविक। और भोजन हमारा कैसा है? स्वाभाविक। मतलब ये है कैसा? कंडीशनल, और ये है अनकंडीशनल। जिसमें कोई शर्त ना हो वो अनकंडीशनल होगा, और जिसमें कोई शर्त हो वो कैसा होगा? कंडीशनल होगा हमारा, ठीक। तो जब ये बार बार दोहराया गया तो अब कुत्ता ये समझने लगा कि भोजन से पहले क्या बजेगी? घंटी। और इसको बार बार रिपीट करने के बाद एक अवस्था ऐसी आई कि जब पावलोव महोदय जी ने क्या किया? सिर्फ किसे बजाया? घंटी के लिए, और नहीं लाया गया भोजन। लेकिन कुत्ते के मुंह में क्या आई? लार आई। अब ये घंटी कैसा उद्दीपक था?
तो अस्वाभाविक। लार कैसा अनुक्रिया है? तो स्वाभाविक। तो फाइनली ये हुआ क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी से कि अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया भी कराई जा सकती है। तो ये जो सिद्धांत हमारा दिया है कि सीखने की क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी किसने दी? तो ये दी हमारे पावलोव महोदय जी ने। तो जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन भाई क्लासिकल कंडीशनिंग की प्रतिक्रिया के माध्यम से किस प्रकार की प्रतिक्रिया सीखी जाती है? इसमें जो ये पूरा प्रोसेस कराया, इसमें किस प्रकार की क्रिया कराई गई? चलिए इस क्रिया को देखें। तो ये जो पूरा प्रक्रम कराया गया पावलोव महोदय ने, तो कह रहा है ए ऑप्शन असुविधाजनक प्रतिक्रिया, तो रिस्पॉन्स प्रबलित प्रतिक्रिया, सी अनुकूलित। भाई कैसी? स्वाभाविक और अनुकूलित हो, ना कि प्रतिकूलित हो। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अनुकूलित का अर्थ कि जैसा कराना चाहते थे या जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसी के फेवर में क्या हुआ? रिस्पॉन्स आया हमारा। वही क्या है? अनुकूलित प्रतिक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए। तो चालक अधिगम के लिए सीएल हल के सिद्धांत में किया गया, या सीएल हल ने इस शब्द का प्रयोग किया। बी शाब्दिक अधिगम के लिए, सी प्रसूत अनुबंधन, बिल्कुल ऑप्शन सी इज राइट। प्रसूत अनुबंधन, या इसे एक नाम से और जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। दूसरा नाम क्या है इसका? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवृत्ता की लक्ष्य प्राप्ति। अब लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर जो सिद्धांत देने वाले थे हमारे कौन? हल महोदय, सीएल हल। और क्लार्क हल के सिद्धांत से ही लिए गए हैं हमारे कौन? मोटिवेशन के जो तत्व हैं वो तत्व एलिमेंट भी कहाँ से लिए गए? सीएल हल के सिद्धांत से लिए गए। जबकि ऑप्शन ए का कह रहा है कोहलर। तो कोहलर ने प्रयोग किस पे किया? कोहलर संज्ञानवादी था, और इस संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक ने जो अपना प्रयोग किया वो किया बनमानुस पर, जिसका नाम क्या था? सुल्तान। बी दिया है हल। सी वाइगोस्टकी। वाइगोस्टकी ने प्रयोग किया सोशल डेवलपमेंट या सोशल कल्चरल डेवलपमेंट या सोशल कल्चरल थ्योरी जो दी वो किसने दी? वाइगोस्टकी ने, कि बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है। डी ऑप्शन गुथरी। गुथरी का है समीपता का सिद्धांत। गुथरी का किसका? समीपता का सिद्धांत। और ये घोर विरोधी रहा किसका? ये विरोध करता है थॉर्नडाइक महोदय का। किसका? तो थॉर्नडाइक महोदय का। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा? हल होगा। क्लार्क हल या सीएल हल के नाम से भी इन्हें जानते हैं हम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ आपके समक्ष किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने वाल अधिगम में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? जी बिल्कुल। और पुरस्कार को महत्व कौन देता है? प्रभाव के लिए में थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक का विरोधी कौन था? तो अभी जस्ट मैंने आपके लिए बताया कि कौन था? तो गुथरी। तो गुथरी ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो विरोध करता है किसका? तो पुरस्कार का विरोध करता है, कि जब बिना पुरस्कार के रिस्पांस आ रहा है, क्रिया हो रही है, तो उस पुरस्कार की आवश्यकता ही क्या है? तो ऑप्शन हमारा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना। अब कोहलर है कैसा मनोवैज्ञानिक? तो ये है संज्ञानवादी, मतलब बौद्धिक क्षेत्र को महत्व देने वाले। ये विरोध करते हैं किसका? व्यवहारवादियों का। ए ऑप्शन, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, मतलब जब व्यक्ति चाहेगा तब उसको अधिगम होगा। सी संज्ञानात्मक संकार्य, जैसा कि मैंने बताया ये सब कैसे हैं? संज्ञानवादी हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा
सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। तो मैंने बताया, एक दो बार रिपीट भी हुआ यहाँ पर ये कि कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था वनमानुषों पर। और किया क्यों था? तो जो विश्व युद्ध हुए, जो वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार के बाद एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में का ये उद्देश्य था ये देखना कि जो प्राणी हैं, मतलब मनुष्य व अन्य जीव जंतु, कि क्या इनकी मानसिकता पर या इनके संज्ञान बौद्धिक क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ा है, कि क्या इससे पहले जैसा रिस्पॉन्स करते थे या जिस प्रकार वर्क करते थे उसी प्रकार क्या अब ये कर पा रहे हैं। ठीक, तो यह जानने के लिए किया गया था ये प्रयोग, जिसमें मुख्य रूप से 6 वनमानुष जो चिंपैंजी होते हैं, चिंपैंजी को लिया गया, जिसमें जो सफल परीक्षण रहा था वो एक पर रहा था, जिसका नाम क्या था? तो जिसका नाम था सुल्तान। इस सुल्तान पर सारे परीक्षण कैसे रहे? सफल परीक्षण रहे हमारे। क्लियर? तो जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है, इन लोगों का मानना क्या था? सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टिवादियों का, इनका मानना ये था कि जो अधिगम होता है वो कैसे, वो अचानक ही होता है और कैसे, सूझ के द्वारा होता है। इनका मानना ये था कि किसी समस्या का समाधान बार बार गलतियां करके नहीं, अचानक आता है। तो जो इनका सिद्धांत है वो वनमानुषों पर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आई होप आपको ये सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। आगे नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन होंगे हमारे वो अगले पार्ट में आपको कराए जाएंगे, वाह उसके साथ साथ आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। जो भी प्यारे साथी यदि चैनल पर नए हों और उन्होंने ये प्रैक्टिस सेट अभी तक ना देखो हों, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके लिए आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और वह इनका लाभ आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।